मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर वर्क एनर्जी पावर। तो आज की क्लास से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स जो भी मैंने कराए हैं उनके अच्छे तरीके से तुमने नोट्स बनाए होंगे और अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली करते हुए चलना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि व्हाट इज वर्क। वर्क होता क्या है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करती है। बॉडी क्या करती है? डिस्प्लेस करती है, मतलब अपनी जगह से हटती है और किसी दूसरी जगह पर पहुंचती है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। अब इस चीज को हम एक फिगर से समझते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस पर ये एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, ये एक बॉडी रखी हुई है। तो ये जो बॉडी थी, इसकी क्या है, यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और उसके बाद इनिशियल पोजीशन है, तो अगर मैंने कहा कि हमने इसको, इसके ऊपर क्या किया है, हमने फोर्स लगाया है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब फोर्स वेक्टर है तो मैंने वेक्टर के फॉर्म में शो कर दिया है। फोर्स लगाया है तो फिर हम ये आगे पहुंची, ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा आगे खिसक के आगे पहुंच गया, तो मतलब ये इसकी अब क्या है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो मतलब पोजीशन चेंज हुई, फोर्स लगाने से मूवमेंट हुआ और पोजीशन चेंज हुई। तो फोर्स यहाँ पे भी इस तरह से लग रहा था, यहां से लेके यहां तक ये पहुंचा और इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया। तो ये जो फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये ब्लॉक खिसक कर इस जगह पर पहुंच गया और इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? एस डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या कहेंगे, वर्क क्या होगा? तो कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो वर्क कहलाता है। तो पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने इससे क्या समझा कि वर्क है क्या? वर्क इज द, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कह दो या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं हम इसको, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स का टॉपिक है। तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। वेक्टर एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स, और वेक्टर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ क्या है मेरा? फोर्स, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, जब हम अगर किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एफ डॉट एस इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन हम इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं? फिर हम डब्लू वर्क को किस तरह से और लिख सकते हैं? इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एफ एस कॉस थीटा। तो मैं इस चीज को उठाकर यहां पर रख देती हूं इसी के साथ में। ठीक है, इसको यही साइड में रख देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, तो अभी आगे उस चीज को भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि यूनिट्स क्या होती हैं वर्क डन की। तो सीजीएस में यूनिट क्या होगी? तो यूनिट निकालने के लिए हमें हमेशा फॉर्मूले को देखना चाहिए। फॉर्मूला क्या था वर्क का? वर्क इक्वल टू का था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी सीजीएस में? सेंटीमीटर। तो तुम क्या लिख सकते हो? डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस की यानी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। अच्छा, और भी होती है, क्या होती है? जूल। जूल, जूल को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इसीलिए इस तरह से दूसरा यहाँ पे क्या है? अर्ग। अर्ग भी क्या है? वर्क डन की सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अदर यूनिट क्या होती हैं? जैसे अदर यूनिट में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, इसे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर, यानी कि किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट आवर। बट अब बात आती है कि ये किलो वॉट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इनका रिलेशन क्या है जूल के साथ, ठीक है, इनका रिलेशन क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.9 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होना है। दोबारा से समझते हैं इसी चीज को, ठीक है। मैंने कहा कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और दूसरा ये क्या है, मेरा फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर मेरे पास, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो मैं वर्क कैसे लिखूंगी, वर्क क्या होगा, वर्क होगा एफ डॉट एस, ये वेक्टर के फॉर्म में, या फिर एफ एस कॉस थीटा। ऐसे ही तो होता था, जैसे तुम्हें मैंने पहले बताया, जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है वेक्टर v और एक वेक्टर ये है वेक्टर a, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो हम क्या लिखते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो a डॉट b लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसको क्या लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर a और ये b ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, क्या है, वेक्टर फॉर्म है। और यहाँ पर ये a और ये b ये क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, किस वेक्टर के, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि यहाँ पर ये f और s ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक बात सोचो कि अगर मुझे वर्क को चेंज करना है, मेरा वर्क किस किस से अफेक्ट हो सकता है, मेरा वर्क अफेक्ट हो सकता है इस फोर्स से, ठीक है, तो किससे अफेक्ट हो सकता है, इस फोर्स से, ठीक है, इस फोर्स से अफेक्ट हो सकता है। मतलब फोर्स कम या ज्यादा होगा तो वर्क चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर बदलेगा तो वर्क बदलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बदल सकती है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन फैक्टर्स रहेंगे जिनकी वजह से हमारा वर्क क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे इन तीनों के फैक्टर, देखेंगे ये तीनों फैक्टर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल। अब देखो तुम्हें जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रही थी, तो मैं एक चीज बताया था मैंने तुम्हें कि जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम कहते थे कि अभी तुम देखो इस चीज में क्या लिखा है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा फोर्स का, ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स, तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इस फोर्स का जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तुम देखो कि हम क्या करें, इस फोर्स के कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है, इस एफ को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। तो अब इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है। तो वर्क के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एस तो है ही, ये रहा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, एफ कॉस थीटा, तो यानी कि ये एफ कॉस थीटा। तो द कंपोनेंट, एक मुझे यहां से पॉइंट क्या मिला, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the displacement vector, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन, वही वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, वर्क डन उसी की वजह से हो रहा होगा। मतलब जो कंपोनेंट वर्क डन, जो कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वजह से नो वर्क डन, इसकी वजह से नो वर्क डन, और इसकी वजह से यस वर्क डन वर्क डन, ठीक है, इसकी वजह से वर्क डन। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर
डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई भी फोर्स का कंपोनेंट है तो उसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। प्लेन पे लिखने से ना यही दिक्कत होती है कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता कि कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू displacement will not responsible for work done, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा। इसीलिए अगर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर आ गया, अगर सारा का सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। तो इसी चीज को अभी और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। कैसे? कि अब तुमने देखा कि वर्क डन जो है वो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल उन दोनों के बीच में क्या है, उससे अफेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स तो चलो यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये तो हम देख लेंगे कि हाँ भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड बदला, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बदला, लेकिन मेन ये होता है कि एंगल देखते हैं, एंगल की बात करते हैं। तो हाउ एंगल अफेक्ट्स द वर्क डन, हाउ एंगल बिटवीन देम, एंगल between force and displacement affects वर्क डन। किस तरह से अफेक्ट करता है वर्क डन को एंगल, ठीक है। एंगल का देखते हैं, एंगल का क्या असर पड़ता है। नंबर वन असर क्या देखेंगे कि भाई अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो कैसी कंडीशन होगी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो जो मैंने सबसे पहले कंडीशन तुम्हें दिखाई थी ना, वो यही तो थी। मैंने जैसे एक ब्लॉक बनाया था, ये ऐसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म है कोई, और उस पे यहाँ ये ऐसे ब्लॉक है, और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और फिर उसके ऊपर यहाँ से ऐसे ये फोर्स लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में यहाँ हुआ था। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इधर से ये मूव करके पहुंचा है। तो ये क्या है, जहां पर थीटा क्या है, 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अलोंग द फोर्स जो है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या लिखोगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस क्या है, एफ एस तो एफ एस है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एफ एस। तो अब तुम देखो कि वर्क के फॉर्मूले में जो फाइनल आ रहा है दैट इज एफ एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ पूरा का पूरा फोर्स आ रहा है। पूरा फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, पूरा फोर्स आ रहा है, क्योंकि पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ऊपर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस फॉर्मूले में फाइनली डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन आ रहा था मल्टीप्लाई में, एफ एस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा ही डिस्प्लेसमेंट के अलोंग था, इसीलिए इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ एफ कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? फिर उसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन लें कि भाई हमारी दूसरी कंडीशन है कि थीटा जो है हमारा क्या हो सकता है। दूसरी कंडीशन हम लेंगे कि हाउ व्हेन थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री भी लेस देन 90 डिग्री ही था, ठीक है, 0 डिग्री भी हमारा लेस देन 90 डिग्री था, बट यहाँ पर थोड़ा सा और कंडीशन आएगी। क्या, अब हो सकता है कि 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो जाए, है ना, 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन इस पर जो फोर्स है, इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल ये थीटा, ठीक है। तो हम वर्क डन कैसे लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री,
थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वर्क जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क डन हमेशा कैसा आएगा, 90 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अभी ये चीजें बहुत आएंगी आगे कि कब वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, कब वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान हमें बहुत ज्यादा रखना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, तीसरी कंडीशन ये है कि भाई थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाए, कि व्हेन थीटा इज 9 इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा जो है वही 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो कंडीशन कुछ कैसी होगी, जैसे कि ये बॉडी है और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर बॉडी है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है और इसके ऊपर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लग रहा हो, या फिर मैं मान लूं चलो हमने कहा ठीक है ऐसे फोर्स लग रहा है इस पे ये, तो फिर इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गया तो वर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज 0, तो इसका मतलब वर्क डन इज 0। तो इसका मतलब फोर्स भी है, देखो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपने एंगल, इसका मतलब क्या है कि एंगल भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वर्क डन कैसा होगा। इसका एक डेली एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका डेली एग्जाम्पल तुमने खूब देखा होगा, जैसे कि ये एक आदमी है, वो जैसे कुली होते हैं ना, कुली, ये है कुली नंबर 1। ठीक है, ये है कुली नंबर 1। तो इसके सर पे रखा हुआ है सामान, ये सामान रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम एक बात सोचो, इस सामान को ये उठा रहा है, ये सामान है, इसका मास होगा तो नीचे mg लग रहा होगा, इस मास mg को बैलेंस करने के लिए ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, ये मास mg है, इसका मास है mg। समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट कि इस ये जो मास था इसका क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg। इस mg को ही तो बैलेंस कर रहा है ये कुली, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, फोर्स बाई कुली, ये अप्लाइड फोर्स बाई कुली, अप्लाइड फोर्स बाई कुली। ठीक है, कुली यही तो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये कुली भाई साहब जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर ये कुली का डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये दोनों ही इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब तुम देखो कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन लेकिन क्या नहीं है, क्या अधूरापन है यहाँ पर, जो है वो है 90 डिग्री एंगल। इस 90 डिग्री एंगल ने ही सारी काम खराब कर दी। अब क्या होगा, वर्क डन तुम अगर देखोगे तो एफ एस कॉस 90 होगा, और कॉस 90 की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो अब ऐसे नहीं करना है कि यार कुली से तुम कह दो कि देखो हमारी फिजिक्स के हिसाब से आपका वर्क डन तो है 0, तो आपने तो कोई काम किया नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं देने वाले। तो ऐसे मत करना, है ना, फिजिक्स यहाँ नहीं लगानी है। अगर तुम्हें कभी भी कुली से कोई सामान उठवा रहे हो, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है, कोई सामान तुम्हारा उठा के ले जा रहा है और तुम बोल दो कि अरे इसमें तो वर्क डन ही नहीं किया तूने, है ना, तो ये वाली नहीं है। ठीक है, पर फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि थीटा है थर्ड, फोर्थ को, ये हमारा थर्ड हो गया ना, हाँ, फिर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या होगा कि इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि थीटा जो है वो, ये जो थीटा है दैट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। थीटा इस कंडीशन पे है, थीटा जो है वो मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा कंडीशन क्या होगी, तो देखो कुछ ऐसा होगा, फिगर बनाते हैं, ये है प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर ये रखा है हमारी बॉडी, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा हो और इसके ऊपर फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा हो, या फिर ऐसे फोर्स लग रहा हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो अब ये है थीटा, अब ये थीटा जो है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है।
90 डिग्री से बड़ा है, और 180 डिग्री यहाँ तक, ये 180 डिग्री होता पूरा, ये वाली चीज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से तो छोटा है। तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में 180 डिग्री, ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। अगर मैं तुमने ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा हो तो तुमने पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि एंगल, कोई भी एंगल बिटवीन 90 डिग्री और बिटवीन 180 डिग्री, इन 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स के लिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से वर्क डन fs cos थीटा, यहाँ पे जो cos थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अब जब भी पता है वर्क डन नेगेटिव होता है तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो फोर्स है ये हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होता है, तो ये हमेशा क्या कर रहा होता है कि बॉडी की वेलोसिटी को कम कर रहा होता है। तो मैं ये चीज देखना कि this force will decrease the velocity, ऐसा ही होगा, decrease the velocity। और यहां पर जब भी एक्यूट एंगल होगा तो यहां पर क्या होगा कि force will increase the velocity, ठीक है। तो जब भी जरूरत पड़े तो ऐसा लगा सकते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट कैसे क्यों है, आखिर एक बात समझो ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो यानी कि ये इसका जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, एक रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। खैर अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको बस इतना ही समझ लो, है ना। कभी क्वेश्चंस में आएगा तब तो मैं समझा दूंगी मैं, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लॉन रोलर है। लॉन रोलर्स पता है क्या होते हैं, जैसे जिनसे घास काटी जाती है ना, वो होते हैं, ठीक है। लॉन रोलर हैज बीन पुश्ड बाय ए गार्डनर, मतलब ऐसे समझ लो कि ये गार्डन की मैंने ग्राउंड बना दी, और उसके ऊपर अगर मैं तुम्हारा लॉन रोलर बना सकूं, साइड से दिखाऊंगी ऐसे करके, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ये है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे कोई ले जा रहा है और फिर इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि लॉन रोलर जो है इसको इस तरह से गार्डनर जो है वो यहाँ पर आगे मूव करा रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया है, तो ये देखो, ये हमारा लॉन रोलर इसी तरह से तो पकड़ा होगा वो, यहाँ आदमी जो होगा, गार्डनर जो इसे चला रहा होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो ऐसे करके ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक आदमी जो खड़ा होगा वो इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे पकड़ के, ठीक है, समझ गए इस बात को। और फिर इस ग्राउंड पे क्या है, घास काटी जा रही होगी। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है पुश्ड बाय द गार्डनर, गार्डनर इसको पुश करता है इस तरह से, और ये डिस्टेंस कवर हो जाती है 30 मीटर। तो इतनी ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्या 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कितना वर्क डन लगेगा गार्डनर द्वारा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय हिम। इस गार्डनर ने क्या कितना वर्क डन किया कि अगर वो फोर्स जो है वो 30 किलोग्राम वेट लगाता है। फोर्स कितना दे रखा है, 30 किलोग्राम वेट, ये न्यूटन में नहीं दिया है, ठीक है, किलोग्राम वेट में दिया है। तो इसको अगर मुझे न्यूटन में चेंज करना है तो 30 तो ये मास है, इसका मतलब ये 30 किलोग्राम वेट का मतलब ये है कि 30 किलोग्राम वाले मास जितना वेट है, वेट, तो इसका मतलब तुम्हें 30 मल्टीप्लाई 10 यानी कि जी की जो वैल्यू होती है वो करके तब ही आएगा तुम्हारा 300 न्यूटन में। तो तुम इस तरह से समझ सकते हो, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो कुछ खास नहीं है, जैसे कि हम करते हैं ना, फोर्स इक्वल्स टू एम जी लिखते हैं, एम जी, तो एम फॉर मास हो जाता है, जी फॉर 10 हो जाता है, वही वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो इन द डायरेक्शन, इस तरह से फोर्स लगा रहा है कि इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री, जो फोर्स है वो 60 डिग्री पर है हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अब तुम एक बात देखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है,
ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसी वेक्टर को उठा के ऐसे बना दूं, ये रहा फोर्स, तो फिर यहां पर ये बन गया ना थीटा, ये एंगल तुम्हें दे रखा है। तो कैसे बना दिया मैंने, आगे फॉरवर्ड करके इस तरह बना देती हूँ, दिस इज द फोर्स वेक्टर। तो अब तुम्हें ये एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री। तो अब तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब तुम अपना सिंपल फॉर्मूला लगा दो, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो हमेशा एफ एस कॉस थीटा वर्ड याद रखना है, मतलब फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा याद रखना है, ये नहीं कि एफ एस याद रखना है, ठीक है, तो नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एफ क्या है 300, एस क्या है 30 मीटर, यूनिट सही है हमारी। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो कॉस 60। तो वर्क क्या है, ये होता है 9000, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो वर्क डन हमारा क्या आया, 4500 जूल। ठीक है, यूनिट्स हम लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, 4500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाएगा कि एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर की अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन वो डिस्टेंस कवर करती है, जैसे एक ये बॉडी होगी और वो इधर की तरफ 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वर्क डन जो है वो 25 जूल है। तो वर्क डन जो है उसका दैट इज 25 जूल। ठीक, फिर उसके बाद बात की जाती है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें अब जी जैसे मैंने ये भले ही बना दिया फोर्स ऐसे, तो मुझे कायदे से ऐसे फोर्स अभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो फोर्स में सिंपल लिख देती हूँ। तो क्या होगा, वर्क निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क क्या है मेरे पास 25, एफ कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है 10, और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5/10 इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि 1/2। तो थीटा क्या आ गया मेरा 60 डिग्री, थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स इस पे इस तरह से लग रहा होगा, इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, जो कि क्या होगा ये 5 न्यूटन। ठीक है, और फिर हम आगे इसे अगर बढ़ाएं फोर्स को, तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है इतनी बात, तो दिस इज द आंसर कि हमारा थीटा जो है वो 60 डिग्री आएगा। एक बार में नहीं बन रहा है, क्लियर है इतनी बात। ओके, नेक्स्ट आगे अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, उसके पास इसे पुल किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की तरफ इसे खींचा जाता है। तो ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की तरफ इसे खींचा जा रहा है थ्रू अ हाइट h। तो यानी कि हाइट h तक, देखो अगर ये ब्लॉक था, ठीक है, तो इसे खींचकर हम ऊपर ले गए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था, ये फोर्स, ये फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रहा है, और ऑब्वियसली फोर्स ऊपर लगता ही रहा। ये फोर्स 40 न्यूटन का फोर्स, क्या है ये 40 न्यूटन का फोर्स। तो यहां से ये यहां पहुंची है, कितनी डिस्टेंस कवर करके 2 मीटर की डिस्टेंस। अब क्या वर्टिकली मूव किया है, तो क्या सिर्फ इस पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है, नहीं, वेट भी तो लग रहा होगा ना इसके ऊपर। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाई अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से भी और mg की वजह से भी, दोनों की वजह से निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं। तो जब भी ऐसे पूछे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से वर्क डन पूछे, तो बारी बारी से एक एक फोर्स को रखो। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स करना है तो फोर्स लिखो, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, इस तरह मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। फोर्स, अब अप्लाइड फोर्स कितना है एफ, एस डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, और वर्टिकली मूव किया है, मतलब अप्लाइड फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। ठीक है ना, दोनों ही चीजें ऊपर थी, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एफ की वैल्यू में क्या रखूंगी यहाँ पर 40, और डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू कॉस 0, तो 1 हो गया।
तो आंसर क्या आ गया 80 जूल। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा दूसरा पार्ट है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी या फिर वेट, वर्क डन बाई वेट। ये हो सकता है कि ग्रेविटी भी लिखा हो। ठीक है, तब तुम क्या करोगे, तब कैसे करेंगे हम, फिर से वही वर्क डन बाई वेट। तो हम क्या कहेंगे, वेट जो है, अब बात आती है ना फोर्स, फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा इज द फॉर्मूला। तो एफ मतलब फोर्स कौन सा है, वेट यानी कि ये वाला वेट mg, तो mg रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑब्वियसली 2 के बराबर। फिर उसके बाद कॉस थीटा, थीटा कैसे लगाएंगे, अभी तुम एक बात समझो, अभी देखो। ठीक है, अभी थीटा कैसे लगाएंगे, ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम क्या लगा देंगे, कॉस 180 डिग्री। अब जब कॉस 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन विल बी, एम कितना था, मास 2 kg दे रखा है ना, तो मास है 2 kg, जी की वैल्यू 10 लगाएंगे, फिर ये 2 और ये -1, तो अब माइनस वर्क कैसा आएगा, माइनस में, तो माइनस का 40 जूल। अब अगर नेट वर्क डन पूछा जाए तो, यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन पूछा जाए तो, नेट वर्क डन ऑन द बॉडी, नेट वर्क डन ऑन द बॉडी कितना होगा, ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाई वेट, वेट की वजह से जो वर्क डन है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या था 80 जूल प्लस का, प्लस ये माइनस का 40 जूल। तो तुम क्या लिख दोगे फाइनल आंसर, प्लस का 40 जूल इज द नेट वर्क डन, डब्ल्यू नेट। क्लियर है, तो कई बार हमसे ऐसे भी पूछते हैं कि नेट वर्क डन बताइए। ठीक है, ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये तुम्हें। अब इस वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि एक 10 ग्राम का ब्लॉक है, ये क्या है 10 ग्राम का ब्लॉक। ठीक, उसके बाद इसके साथ कंडीशन क्या है, इसके साथ कंडीशन ये है कि ये एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, ये वाली जो सरफेस है ये कैसी है, रफ है। ठीक है, ये रफ है, रफ है इसका मतलब क्या होगा, रफ है इसका मतलब ये है कि इसके पास फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा होगा तुम्हें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, यानी कि म्यू गिवन होगा। तो इतनी चीजें हम इतने सिर्फ एक शब्द से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं कि कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन से इसे खींचा जा रहा है, ये फोर्स लगाया जा रहा है, इज बीइंग पुल्ड बाय द 50 न्यूटन फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.4 दे रखा है ब्लॉक और फ्लोर के बीच में। फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 5 मीटर का हुआ है, तो वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस निकालना है। ठीक है, तो अब मैं पहला देखती हूँ पार्ट, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स देखेंगे तो वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। फिर वर्क एफ क्या है, देखो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका किधर ही हो रहा है, इसी साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, तो एफ कितना है मेरा फोर्स 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इसने बोला है 5 का हो रहा है, कॉस 0 लगेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स और अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे वो सेम डायरेक्शन में है, तो 0 हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया 25 और फिर 0, 250 जूल। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो अब ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, तो जब फ्रिक्शन के थ्रू देखेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पर मेरे को फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉस 180 डिग्री, क्यों
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन इधर है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम फ्रिक्शन हमारे पास कितना होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू एम जी, म्यू एन लगाते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे इधर साइड कर देती हूँ, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो हमारा फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर। तो म्यू कितना दे रखा था, 0.4 है ना, 0.4 ही है हाँ। फिर एम कितना दे रखा है, 10 ग्राम। अच्छा चलो इस चीज को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं इसको इस वाले पेज पे। तो फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन होता है, ठीक है, ठीक है। तो म्यू एन, तो म्यू एम जी, म्यू एम जी हो गया। तो म्यू 0.4 दे रखा है, एम मेरे को 10 ग्राम दे रखा है, तो 10⁻³ करूंगी, जी की वजह से 10 लगा दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया मेरा 4 × 10⁻⁻2 है ना न्यूटन, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, फिर 10⁻³ है, इसका एक 1 इससे कट गया, तो 10⁻² हो गया, ठीक। तो ये फ्रिक्शन आ गया हमारा। अब बात आती है कि हम एम, ये पूरा यहाँ पर, ठीक है, तो म्यू एम जी, ये तो मेरा क्या है फ्रिक्शन, फिर ये एस रखेंगे और फिर कॉस 180, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और ये अप्लाई फोर्स, ठीक। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स रखूंगी 4 × 10⁻², ये हो गया फ्रिक्शन। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का दिया है, 5 मीटर का, कॉस 180 की वैल्यू -1, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये रही 4 × 10⁻², डिस्प्लेसमेंट 5 और ये -1। कंफ्यूज नहीं करना किसकी जगह क्या रखा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 4 जो 20 × 10⁻², वो भी कैसा, माइनस का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -0.2 जूल, ठीक है। अब ये नेट वर्क डन पूछा जाए तो नेट वर्क डन विल बी प्लस का 250 जूल, ठीक है, प्लस का 250 जूल एंड फिर माइनस का 0.2 जूल, ठीक है। तो इसे ऐड, अब देख लो 250 माइनस 0.2 कर दो, 250 माइनस 0.2 बहुत कम आ रहा है। तो बस मेन तुम्हें ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 10 ग्राम दे दिया था, ठीक है, 10 ग्राम दिया है, तो इसलिए ऑब्वियसली मुझे 10 ग्राम की वजह से इसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ा मास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 10 kg दिया होता, यहाँ 10 kg दिया होता ना, तो हम इसको ये यूज नहीं करते और इससे फिर हमारा 40 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स आ जाता, 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आता, तो ये इतना कम नहीं आता, ठीक है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना मुझे लगा है, क्योंकि जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया वहां पे क्वेश्चन में तो 10 ग्राम पुट कर रखा है, लेकिन जो सोल्यूशन उन्होंने कर रखा है उसमें 10 kg करके रखा हुआ है, 10 kg यूज किया है। तो बात ये नहीं है कि 10 kg है या नहीं है, बात ये है कि तुमने ये चीज समझ ली ना कि म्यू कैसे रखना है, मास कैसे रखना है, जी कैसे रखना है, बस कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी चीजें हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे बुक्स में भी होता है छोटा मोटा एरर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, बाकी आगे का पोर्शन जो है वो आगे का ये है कि हम पढ़ेंगे कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस अंडर द कांस्टेंट फोर्स। तो अभी और अच्छे से और डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगी मैं इसको, तो इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, नेक्स्ट में कवर करते हैं, ओके। तो टिल देन कंटिन्यू स्टडिंग एंड बाय बाय।